नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के सेशन में। आज एमपी पुलिस कांस्टेबल में फिर हम 30 शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं और ये डेली आपकी सीरीज चल रही है। डेली मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, लेकिन किसी कारण से इसको मैं रिकॉर्डेड आपको दे रहा हूं, लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 क्वेश्चंस हम जिस तरह से रोज पढ़ते हैं उसी तरह से आज भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस क्लास के एंड होते ही आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है द विनर्स इंस्टीट्यूट। इसको आप ज्वाइन कर लें सभी लोग। और सारी आपके लिए बहुत सारी क्लासेस विनर्स की चैनल पर चल रही है। एमपी जीके की क्लासेस, एमपी का करंट अफेयर, साइंस की क्लास, रीजनिंग की क्लास, एक इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, लगभग 7 घंटे की आपकी प्रतिदिन इसी चैनल पर आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। सभी क्लासेस को आप जरूर अटेंड करिए। और आपको पता है कि विनर्स की ऐप पर हर दिन 3 लकी विनर्स को टेस्ट सीरीज या बुक फ्री मिलती है। तो ऐप पर जाना है, टेस्ट सीरीज में जाना है और वहां पे सफलता टेस्ट सीरीज में बस पार्टिसिपेट करना है। कोई भी 3 लकी विनर्स को उसमें टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, तो आप इसको पार्टिसिपेट करिए। और क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आपको जो लकी विनर्स हैं उनके नाम टेलीग्राम चैनल पर शाम को मिल जाया करेंगे। तो टेलीग्राम पे जो भी विनर्स रहेंगे उनके नाम हम अनाउंस कर देंगे। आइए जी, करते हैं शुभारंभ आज के सेशन का। ये इसको पढ़िए जल्दी से और बताइए क्या आंसर हो सकता है। बताएं जल्दी से मुझे, फास्ट। मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा और मैं भी आपको पढ़ के बता दूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का है और फिर हम इसको लेकर बात करते हैं। ठीक है, चलो। आप यहां पे समझें, आपसे कहा गया है कि एक घनीय समीकरण, देखो द्विघात समीकरण अगर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें कहा जाएगा कि उसमें 2 मूल होंगे। लेकिन त्रिघातीय है या घनी समीकरण है तो उसके 3 मूल होंगे, मतलब उसके 3 मान होंगे ए बी सी। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, लेकिन हम अगर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखें कि जो आपका घनी समीकरण होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा है कि बताइए a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, है ना। a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो आप यहां पे आसानी से देख सकते हो, यहां कुछ नहीं है, यानी a की वैल्यू 1 है, यहां b की वैल्यू -3 है तो -3 कर देंगे, और c की वैल्यू 5 है। बस आपसे यही तो पूछा है। तो 5 और 1 जुड़कर 6, 6 में से 3 जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो सिंपल था, यहां a की वैल्यू 1 है, यहां b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू -18 है। तो जो आपसे पूछा जाता उसका आंसर आप दे सकते थे। आइए अगला सवाल। दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है, तो संख्याएं निकालिए। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कई दिनों से करा रहा हूं, और अगर आप में कोई नया बच्चा है तो मैंने 2 संडे लगातार मैराथन क्लासेस लिए, जिसमें बहुत सारे प्रश्न, पहली मैराथन में 80 क्वेश्चन, सेकंड वाले में 95 क्वेश्चंस लाइव मैंने आपको कराए थे। उनको जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप सारे वीडियोस को जरूर देखें। इसके अलावा इस संडे हम आपकी साइंस के लिए मैराथन क्लासेस ला रहे हैं, तो तैयार रहिएगा। दामिनी मैम साइंस की बेहतरीन, आपकी वो भी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन रहेगी, यानी ऑफलाइन वाले बच्चे भी रहेंगे और आप भी उसको लाइव यूट्यूब पर देख सकते हो। तो संडे उसके लिए तैयार रहिएगा। और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और मैथ्स की अलग से पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप आराम से बहुत सारे वीडियोस, जो भी चैप्टर आप ढूंढोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, एलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, परसेंट, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, हर चैप्टर, बहुपद, प्रायिकता, सब कुछ पढ़ाया है, वो आप पढ़ सकते हो। और अब हम मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, ताकि आप एग्जाम के लायक तैयार हो कि पेपर में अचानक कोई प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसको कैसे करोगे। देखिए आंसर आ गया होगा आपका। दो संख्याओं का योग 27 है, उनका गुणनफल 182 है, वे संख्याएं क्या हैं। ये हो नहीं सकता। 13 और 14 का योग 27 होता है, 52 का 2, 13 और 5 18। आपका आंसर सी आ जाएगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। 1 प्लस 27 169 में ये जो है इसके बराबर है, तो बताइए यहां पर x की जगह क्या आएगा। देखो इसको करने के फिर कई तरीके हो सकते हैं। हम चाहें तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, और यहां पे देखो
169 का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूं और उसमें अगर 27 प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 79 और 7 और जुड़ेगा, है ना, यानी ये बनेगा भाई आपका 196। 169 का एक गुना प्लस 27 होगा 196 अपॉन में 169 अंडर रूट रहेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा आपका 14/13 और 14/13 को एक सही 1/13 लिखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना। 14/13 को एक सही 1/13 लिखा जा सकता है, जो अपने आप में किसके बराबर है, जो अपने आप में 1 प्लस एक्स अपॉन 13 के बराबर है। तो मुझे बताइए कि x की वैल्यू 1 होगी क्या? तो आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू कितनी है? 1 है। सिंपल आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। वैसे ये सवाल रिपीट हुआ है, मैंने ये सवाल पिछली सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको भी कुछ ही दिनों पहले पढ़ाया था, तब ये वाला सवाल मैंने आपको करवाया था। अगर आप रेगुलर हैं तो तुरंत बता दोगे इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से मुझे बताइए आंसर इसका, फास्ट। ठीक है, आप यहां देखेंगे अगर हम इसमें नीचे से शुरुआत करें तो देखो ये ऐसा हो जाएगा कि 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9। ये जो 9 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा। 7 का दुगना 14 है ना, 7 2 हो जाएगा 14। 14 में से अगर आपने 9 माइनस करा, 14 में से 9 घटाया तो ये आ जाएगा आपका 5/7। फिर ये 7 वापस पलट के ऊपर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। 5 या 15, 15 और 7 हो जाएगा 22, तो ये बनेगा आपका 22/5। जो पलट के चला जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा 5/22। और आपके पास पहले से 17/22 उपलब्ध है। एलसीएम 22 लोगे, 17 में 5 जुड़ेगा तो 22 ही आना है, और 22 से 22 कैंसिल होके आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर 1 आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए इसको देखिए। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 194। तो ये क्या होगा? देखो आपको मैंने ये कंसेप्ट बताया है कि कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू n हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू n का स्क्वायर माइनस 2 होता है। यही चीज आप उल्टा भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आपको दिया है, माइनस बोल रहा हूं मैं, सॉरी, प्लस। अगर आपको यह दिया हुआ है कि भाई इसकी वैल्यू n है तो बताओ x प्लस 1/x क्या होगा? तो ये हो जाएगा n प्लस 2 अंडर रूट। उल्टा देखो, आप वर्ग करके 2 घटाते थे, उसका उल्टा क्या होगा कि 2 जोड़कर आप क्या कर दोगे? वर्गमूल लगा दोगे। अब यहां समझो, आप अभी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे हो। पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर निकालोगे, फिर आप x प्लस 1/x का आंसर निकालोगे, फिर आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पे जाओगे। 4 स्टेप में आपका आंसर आएगा। और हम यहां चलेंगे उल्टा। एलजेब्रा का मैंने बेसिक पढ़ाया है, आप उसको देख लेना। तो अगर इसकी वैल्यू 194 है और इसको हम बोल रहे हैं रिवर्स पैटर्न, उल्टा जा रहे हैं, पहले 4 से जाएंगे 2 पे, 2 से जाएंगे इस पे, तो यहां आप 2 जोड़ के अगर वर्गमूल करोगे तो 196 किसका वर्ग होता है? 14 का। ये इसका आंसर आ गया। इसमें अगर 2 जोड़कर वर्गमूल करोगे तो 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। ये इसका मान आ गया। अब x प्लस 1/x से मुझे क्यूब पर जाना है, तो इसकी ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं। संख्या का घन करके 3 गुना घटाते हैं, है ना। संख्या का घन करके 3 गुना घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का घन 64 और 4 का 3 गुना हो जाएगा 12। तो 64 में से अगर 12 चला जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 52, 52, यानी डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये 4-5 रूल्स होते हैं जो सभी को पता होने चाहिए। नहीं पता है तो एलजेब्रा का वीडियो सर्च कर लेना, मिल जाएगा, या फिर ये तो है ही, आप यहां पे समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 36% बच्चे अंग्रेजी में फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। 40% बच्चे हिंदी में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए। उत्तीर्ण बच्चे कितने हैं? देखिए यहां अच्छी बात यह है कि सारा डेटा आपको अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों का ही दिया है ना, और यही होना भी चाहिए, सारा सेम होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि 36% इंग्लिश में फेल हुए, 40% हिंदी में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए। जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम घटाते हैं, ये मैंने आपको प्रतिशत में सिखाया है। तो दोनों को जोड़ोगे तो 76,
उसमें से 20 जाएगा तो बचेगा 56। 56% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। हम जानते हैं हर चीज 100% होती है। 100% में से 56 माइनस करेंगे तो 44% आएगा, और ये वो बच्चे हैं जो क्या हैं, पास हुए हैं, यानी ऑप्शन सी। अगर प्रश्न अनुत्तीर्ण वाले बच्चों का है तो आंसर भी अनुत्तीर्ण वालों का आएगा। तो आप सबको जोड़ोगे तो आंसर फेल वालों का आएगा। 100 में से 56 गया, आंसर कितना आ जाएगा, 44%। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को जल्दी से पढ़िए और बताइए क्या आंसर आएगा। अंडे की कीमत में 25% बढ़ोतरी के कारण 20 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों की मौजूदा कीमत क्या होगी? इसकी बहुत सिंपल ट्रिक होती है, वो आप समझे। 20 रुपए पर 25% की कमी आई। 25% को लिखा जा सकता है 1/4, और इससे 4 अंडे कम मिले। अगर मैं 4 अंडे का भाग दूंगा तो 1 अंडे की कीमत पता चलेगी। 20 रुपए पर 25% की कमी हुई और 4 अंडे का फर्क पड़ा, तो प्रति दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 अंडों की कीमत बताइए। सीधा आंसर आएगा। 4 से कैंसिल होगा 5 बार, 4 से कैंसिल होगा 3 बार। 1 दर्जन अंडे कितने में मिलेंगे? 15 रुपए में। यह आपका आंसर है, ऑप्शन ए 15। ठीक है जी। अगला, यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 6, 7, 8 है, ए बी सी 14 है, तो सी का मान क्या है? बेहतरीन सवाल है। देखो, अगर मैं a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को जोड़ दूं तो मुझे इनको भी जोड़ना पड़ेगा, और अनुपात में हम लोग जनरली x लगा लेते हैं। तो 6, 7 और 8 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 21x, 21x। यहां a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो 2 कॉमन अगर निकल गया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 21x। और अगर a प्लस बी प्लस सी में ले लूं तो ये आ जाएगा 21x अपॉन 2। इतना आप समझ गए होंगे। अब यहां पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी 14 दे रखी है, तो इसको हटा के मैं 14 कर सकता हूं, है ना। ये आ जाएगा 21/2x। 14 इधर आ जाएगा तो 14 का दुगना हो जाएगा 28, और फिर ये हो जाएगा 28/21 बराबर में x, और ये और कैंसिल हो सकता है, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 7 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो अभी आंसर नहीं आया, अभी तो x की वैल्यू पता चली कि x की वैल्यू क्या है। अब देखो, आपसे बोला है c का मान बताओ। c का मान कैसे बताओगे? सोचो, आप अगर a प्लस बी प्लस सी में से अगर a और b को घटा दो तो क्या c बचेगा? अगर a b c में से a और b को घटा दो तो c बचेगा। ठीक है, तो आप बताओ, a प्लस बी प्लस सी तो 14 है ना, और a और b क्या है? a और b आपके पास कितना है? 6x है, तो मुझे इसमें से 6x घटाना पड़ेगा। 14 में से अगर 6x घटा दूंगा, x की वैल्यू 4/3 है। कितनी है? 4/3 है। 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 4 का दुगना 8, 14 में से 8 गया, बचेगा 6। ये आपका आंसर है सी वाला। ठीक है, सी का आंसर सी ही आ रहा है, यानी 6 आ रहा है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, 2 बार a प्लस बी प्लस सी, और मैंने इनको जोड़ दिया। 6, 7, 8 कितना हो गया? 21x। 2 कॉमन निकल गया, इधर चला गया, a b c की जगह 28। ठीक है, 14 रखेंगे, लेकिन ये 14 यहां है और बटे का 2 28 हो जाएगा। 28/21 को 4/3 लिख सकते हैं। क्योंकि c निकालना था तो a b c में से अगर a और b जाएंगे तभी तो c बचेगा। तो a b c की वैल्यू तो 14 है, लेकिन a और b की वैल्यू क्या है? 6x है। 6 गुणा x, x की वैल्यू 4/3, 4 दूनी 8, 8 गया। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, सेशन लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कर देना। नए बच्चे जो भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं ठोका है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है जी, और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लग रही है आपको। चलो, एक और पार्टनरशिप का सुंदर सा सवाल।
ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपए की पूंजी निवेश की। कुछ समय के बाद बी ने 36,000 रुपए निवेश किए और व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में समान लाभ प्राप्त हुआ। जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पार्टनरशिप में सिंपल सा नियम चलता है, निवेश गुणा समय बराबर लाभ। ये नियम चलता है। तो देखो, एक ए है एक बी है, तो समझना। आप देखेंगे ए ने कितना पैसा लगाया, ए ने 21,000 लगाया, लेकिन बी ने कितना लगाया, बी ने 36,000 लगाया। आप इनकी जीरो को पहले ही हटा सकते हो, है ना। फिर ए ने तो व्यापार शुरू किया, तो ए तो आखिरी तक रहेगा, यानी ए कितने महीने रहेगा, 12 महीने। और बी कुछ समय बाद आया, कितने समय बाद आया नहीं पता, कितने महीने रहा नहीं पता, लेकिन उनके लाभ को समान कहा गया है कि दोनों समान लाभ प्राप्त करते हैं, यानी दोनों एक एक प्राप्त करते हैं, है ना। तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसको हम इधर कर सकते हैं, और यही चीज हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगर यही चीज हम लाभ समान है तो डायरेक्ट लिख सकते थे कि ए ने 21 रुपए लगाए 12 महीने तक और बी ने 36 रुपए लगाए पता नहीं कितने महीने तक। तो इससे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि लाभ समान है। 12 तिया 36, 3 से कैंसिल हुआ 7 बार, और कई बच्चे जो हैं 7 आंसर समझते हैं, वो तो भला है कि 7 ऑप्शन में है नहीं, है ना। बात समझें, 7 महीने वो व्यापार में रहा, 7 महीने व्यापार में रहा। हम हमेशा किससे गुणा करते हैं, जितने महीने कोई बिजनेस में रहेगा। तो आप मुझे एक बात बताएं कि 12 महीने में से 7 महीने अगर कोई रहा तो वो कितने महीने लेट आया होगा, 5 महीने लेट आया होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है, मतलब डी, 5 महीने बाद उसने बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। आई इतनी बात समझ में सभी को? चलिए अगला प्रश्न, फुल स्क्रीन करिए और मस्त मजे से पढ़िए, है ना। वैसे भी ये प्री रिकॉर्डेड है, तो आपके कमेंट में देख रहा हूं, लेकिन मैं अभी अलग से देख रहा हूं, ये पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। हालांकि इस सेशन को मैं भी लाइव देख रहा हूं, है ना, लेकिन मैं अभी फिलहाल स्टूडियो में नहीं हूं। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। बताएं, एक विक्रेता को 470 रुपए अधिक मिलते हैं यदि 10% नुकसान के बदले 10% लाभ। देखो, हर चीज 100 होती है, 10% नुकसान के बदले 10% लाभ का मतलब होता है कि भाई जो चीज तुम 90 में बेच रहे थे वो चीज 110 में बेच रहे हो, है ना। यानी सीधा सीधा 20% बढ़ गया, जिसके कारण 470 रुपए बढ़ गए। पहले आप उसे 90 में बेच रहे थे, अब वही चीज आप 110 में बेच रहे हो, 20% बढ़ गया, जिसके कारण 470 रुपए बढ़ गए। 470 अगर 20 तो 100% क्या, है ना। तो 20 से कैंसिल होगा 5 बार, इसको हल करेंगे, 5 इंटू 7 35 का 5 कैरी 3, 20 और 3 23, आंसर आएगा 2350। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 2350। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला, 30 कलमों का मूल्य 27 कलमों के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। और आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि विनर्स का न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है ना, जिसमें टेस्ट सीरीज और सारी चीजों पे गजब का डिस्काउंट है। तो अगर आप चाहें तो न्यू ईयर में अपने बहुत सारे दोस्तों को, सभी लोगों को बता सकते हो। बहुत ताबड़तोड़ और बहुत ही कम फीस में आपको घर बैठे हमारे साथ ऑनलाइन क्लास लेने का मौका मिल रहा है। तो एसआई, कांस्टेबल, पटवारी, संविदा, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, सभी के कोर्सेज पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 3 दिन का ऑफर है ये, तो आप अपने सभी दोस्तों को बता सकते हो। विनर्स की ऐप पर टेस्ट सीरीज, एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज, एमपी पुलिस का कोर्स, सब कुछ बहुत ही कम में आप ले सकते हैं। हाँ जी, 30 कलमों का क्रय मूल्य 27 के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 27। देखो, इसको मैं, आपने अगर मुझसे लाभ हानि पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसको मैं बोलता हूं मात्रा वाले प्रश्न, क्वांटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। आपने जितने रुपए में 30 वस्तुएं लाए,
उतने ही रुपए में आपने 27 वस्तुएं बेची, यानी आपको 3 वस्तुओं का फायदा हुआ। आप बोलोगे कैसे हो गया? लाए ज्यादा, बेचा कम, और पैसा उतना ही आया। मतलब कम चीजें बेचकर हमने उतना ही पैसा ले लिया जितना हमने लगाया था, तो ये प्रॉफिट है। 3 का प्रॉफिट है, और हमेशा मात्रा में जो बेचते हैं वो नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 9 बार, 9 से कैंसिल हुआ, 11 1/9% का या 11.11% का प्रॉफिट, दोनों का मतलब एक ही है। जब भी प्रश्न मात्रा से करोगे, जो बेचोगे वो बेस रहेगा। तो बेच कितना रहे हो आप? बेच रहे हो 27, ये रहेगा। अधिक जानकारी के लिए लाभ हानि चैप्टर आप पढ़िए। कोई भी चैप्टर आपको यूट्यूब पे पढ़ना हो, चैप्टर का नाम लिखिए, उसके आगे आप मेरा नाम लिख दीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। यह राशि कितने वर्षों में उसी वार्षिक ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगी? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, 15 वर्ष में 2 गुना। 15 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना? तो आप ये ध्यान रखना कि समय हमेशा पहाड़े में चलता है और गुना हमेशा घात में चलता है ना? अगर ये 2 से 8 हुआ है, यानी 2 की घात 1 था, 2 की घात 3 हो गया। ये महाराज 15 का पहाड़ा एक बार बन के बैठे थे, और क्योंकि ये 3 कदम आगे आ गया, तो इसका पहाड़ा 3 बार लेना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 45 वर्ष। बिना पेन उठाए आप इसका आंसर वैसे दे सकते थे। आप देखकर बोल देते कि सर दुगना से 8 गुना, 2 4 8, 2 की घात 3, तो 15 का पहाड़ा 3 बार लेना पड़ेगा। 15 तिया 45 वर्ष। ये आपके प्रश्न का सिंपल साधारण तरीके से आंसर आ जाएगा। बताइए, क्लियर है यहां तक सारी बातें? अगला, 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 हो जाती है। अगर ब्याज दर 5% की वृद्धि कर दी जाए तो समान समय में धनराशि बढ़कर निम्न हो जाएगी। देखिए, आप ऑलरेडी 800 रुपए पर 3 साल में ब्याज की दर नहीं पता, लेकिन 920 रुपए आप दे रहे हो, मतलब 800 रुपए पर ब्याज मिला के 920 रुपए दे रहे हो, है ना? अगर ब्याज की दर 5% बढ़ जाए, इसका मतलब पता है क्या है? जितना ब्याज आप दे रहे हो वो तो दोगे, नो डाउट, लेकिन आपको और एक्स्ट्रा ब्याज देना है। तो अगर 1 साल का 5%, तो 3 साल का कितना? आपको 15% ब्याज और देना पड़ेगा। किस पर? 800 पर। 800 का 15% 120 रुपए, मतलब इतना ब्याज और देना पड़ेगा, 120 रुपए और देना पड़ेगा, वो भी इसमें जुड़ जाएगा। तो आपको कितना देना पड़ेगा? 1040। यह आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूं। देखो यार, जितना देना है ये तो देना है, कोई समस्या नहीं है। हर साल ब्याज अगर 5% बढ़ेगा तो 3 साल का 15% बढ़ेगा, तो आपको 15% और देना पड़ेगा। 800 का 15% आपको 120 और देना पड़ेगा, तो इतने के साथ 120 और दे दो, तो टोटल आपको 1040 रुपए देने पड़ेंगे। ये आंसर है। क्लियर है? अगला पढ़िए। पानी और वाइन वाले 2 मिश्रण हैं जो 4 और 5 के अनुपात में मिश्रित किए गए। प्रथम मिश्रण 20 लीटर का है, दूसरे वाले में वाइन की मात्रा कितनी होगी यदि पानी और वाइन को 2 और 3 के अनुपात में मिला दिया जाता है? ओके, देखो कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन उसको आसान करते हैं। एक है वाटर यानी पानी, और एक है वाइन, जिसका रेशो फिलहाल 4:5 है। और आपसे बोला है प्रथम मिश्रण क्या है? पानी। पानी 20 है। 4 की वैल्यू अगर 20 लीटर है, 4 बराबर 20, 4 का भाग दिया, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो 5 गुणा 5, आपके पास वाइन कितना आ गया? वाइन 25 आ गया। यह आंसर नहीं है। अभी वाइन कितना है? 25 है। अब इस वाइन में हमें पानी और वाइन करना है, यानी इसमें अब क्या करना है? इसमें वाटर
और वाइन मिक्स करनी है, मतलब इसको हमें इस रेशो में बनाना है कि ये 2 और 3 में बदल जाए। तो आप समझना कितना है भाई, 25 है। 3 और 2 कितना, 5। और आपसे पूछा है द्वितीय मिश्रण में वाइन कितना होगा, तो वाइन कितना होगा, 3। 5 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 तिया 15। दूसरे वाले मिश्रण में वाइन कितना होगा, 15 होगा। ये आपका आंसर है ना। फिर से समझा रहा हूं मैं, पहला मिश्रण को वो पानी बोल रहे हैं, दूसरे मिश्रण को वाइन बोल रहे हैं, जिसकी मात्रा 20 लीटर है। 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, 5 बराबर 25, यानी वाइन कितनी है, 25 लीटर है। इसके अंदर अब हमें इस 25 लीटर को 2 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो 2 और 3 5 का भाग दिया, उसमें वाइन कितनी हो जाएगी, 3। ये आपके प्रश्न का आंसर है 15। आइए आगे बढ़ेंगे। काव्या और केन की आयु के बीच 2 वर्ष का अंतर है। काव्या कृष्णा की आयु का 1/4 है और केन, देखो, एक है हमारे कृष्णा जी, एक है काव्या और एक है केन, ठीक। और ये दोनों किस पे डिपेंड है, कृष्णा पर। तो यहां पे कोई संख्या मानो, किसको देखते हुए, 4 और 5 को देखते हुए। कृष्णा को कुछ मानो, तो 4 और 5 को देखते हुए मैंने कृष्णा की जो वैल्यू है वो मान ली कितनी, 20। माना कृष्णा की वैल्यू कितनी है, 20 है ना। काव्या कृष्णा की 1/4, इसका 1/4 करेंगे, यानी 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, है ना। और केन कृष्णा का 1/5, यानी 20 में 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। ये हो गया कृष्णा का 1/4, कृष्णा का 1/5। और ये आपने पता है क्या बना लिया, ये आपने बना लिया अनुपात, है ना। उन्होंने बोला काव्या और केन में 2 साल का अंतर है, तो अनुपात में अंतर है 1 का, जबकि वास्तव में अंतर है 2 साल का। अनुपात में अंतर है 1 का, वास्तव में 2 साल का। 1 बराबर 2 साल, तो बताइए केन की आयु क्या होगी, तो 2 का 4 में गुणा कर दो, केन हो जाएगा 8 साल का। यह आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। मेरे पिता 49 वर्ष के हैं, मेरी आयु के 3 गुने से 4 ज्यादा हैं। सिंपल है, बिल्कुल परेशान मत होना, ऑप्शन पे जाओ। आप तो सोचो कौन सा ऑप्शन काम आएगा। 3 गुना करके 4 जोड़ना है ना। 16 तिया 48 हो नहीं सकता, 18 तिया 54 ज्यादा हो जाएगा, 14 इंटू 3 42 हो नहीं होगा, 15 ले लो आप, है ना। मेरी उम्र के 3 गुने से 4 ज्यादा है, 15 तिया 45, 45 में 4 जुड़ेगा, पिता की उम्र 49, तो बच्चा 15 साल का है। कुछ नहीं था, आगे बढ़ेंगे। ये बढ़िया सवाल है। 8 पुरुष 10 महिलाएं किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष 12 महिलाएं उसी काम को 3 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 7 महिलाएं एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सुनिएगा क्या करेंगे। यह चेन रूल यानी मिश्र अनुपात का सवाल है। 8 पुरुष और 10 महिलाएं अगर काम करेंगे तो उन्हें लगेंगे 5 दिन। यही काम अगर 12 पुरुष और 12 महिलाएं करेंगी तो उन्हें लगेंगे 3.5 दिन। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 3.5। इनका आखिरी में देखते हैं इनका क्या करना है। ऐसे सवालों में हमेशा निकालते हैं क्षमता, एफिशिएंसी की क्षमता कितनी है वो हमें पता लगाना है, जो सबसे जरूरी है। तो 5 का गुणा करो, ये हो जाएगा 40 आदमी और 50 महिलाएं। इसका गुणा करो 12 तिया 36 और 6, मतलब ये हो जाएगा 42 आदमी और 42 महिलाएं, है ना। 42 में से 40 गया 2 और 50 में से 42 गया 8। इसका अनुपात और बना लो, ये आदमी है, ये महिलाएं हैं, ये 8 है, ये 2 है। इसको और कैंसिल करोगे तो 4 और 1 बनेगा। तो देखना आदमी की क्षमता 4 है तो महिला की क्षमता मात्र 1 है। तो ऐसा बराबर करके हम सबसे पहले क्षमता निकालते हैं कि किसकी क्षमता क्या है, किसकी एफिशिएंसी क्या है। इतनी बात ठीक है। अब आगे सुनिए। आगे आपसे कहा है 2 पुरुष और 7 महिलाएं। अब देखो
इनमें से कुछ एक लेंगे और जो पूछा है वो लेंगे, दोनों में से कुछ एक और जो पूछा है वो। तो मैं इतना हटा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले 4 और 1 अपने काम का है, तो इसको हटा के मैं लिख रहा हूं कि आदमी और महिला का क्षमता का अनुपात कितना है, 4 और 1। अब देखो आगे, इसको ले लेते हैं। 8 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर अगर काम करेंगी तो 5 दिन। यही काम 2 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर करेंगी तो कितने दिन, ये अपने को निकालना है। तो जहां एम लिखा है वहां 4 रखो, जहां डब्ल्यू है वहां 1 रखो। 8 इंटू 4 हो जाएगा 32, 10 गुणा 1 हो जाएगा 10, गुणा 15। 4 का दुगना हो गया 8, 7 का 1 गुना हो गया 7, गुणा हो गया x, है ना। ये हो गया आपका 42 गुणा 15, और बटे में भी कितना आ जाएगा 15, है ना। और यहां पर 1 मिनट, ये हो गया 4 का दुगुना 8, 7 एकम 7, यहां तक तो ठीक है। 8 इंटू 4 32 और 10 हो गया आपका 42, और ये यहां मैं गलत लिख रहा हूं, यहां 5 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x, 8 और 7 15, 5 से कैंसिल करा 3 बार, 3 से कैंसिल करा 14 बार। तो ये जो 2 आदमी और 7 महिलाएं हैं, अगर ये मिलकर काम करेंगे तो आंसर 14 दिनों में होगा। ऐसे ये वाला प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं, यस और नो, ठीक है। चलो, बाकी वीडियो आपके पास YouTube पर हमेशा अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगला, ये सवाल वैसे खूब करा है हमने। ए कोई काम करेगा तो 12 दिन, बी काम करेगा तो 16 दिन, 6,000 रुपए का काम ले लिया, और सी को बुला लाए, तीनों ने मिलकर काम 6 दिन में करा। क्षमता निकालना है बेसिकली। तो 12, 16 और 6 को देखते हुए कोई क्षमता ले लेते हैं, पहले कुल काम लेते हैं 48। 12 से 4 बार, 16 से 3 बार, 6 से 8 बार। तो मुझे बताइए सी की क्षमता क्या होगी। ये 8 क्षमता तीनों की है, 8 में से 4 और 3 7 गया तो बचा कितना, 1, है ना। तो यही पता करना था, इसकी जरूरत है नहीं। तो अपने पास 6,000 रुपए हैं, उसको 8 लोगों 8 हिस्सों में बांटेंगे, और इसकी वैल्यू पूछी है, सी की वैल्यू पूछी है। तो पैसा हमेशा क्षमता के हिसाब से बढ़ता है, तो उस हिसाब से बांटेंगे। तो यहां कर लो आप इसको सॉल्व। 8 से कैंसिल करोगे, 8 इंटू 7 56, बचा कितना आपका 40, 8 पंजे 40, 750 रुपए सी को मिलेंगे। ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना भाई। एबीसी की कुल क्षमता 8 है, उसमें से सी को कितना देना है, 1 देना है, 1 का गुणा कर देंगे। क्लियर है। अगला, 3 पाइप एबीसी एक साथ टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलने के पश्चात सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी शेष टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। बताइए पाइप सी अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। देखो, अगर ए बी सी एक साथ खुले रहेंगे तो उन्हें 6 घंटे लगेंगे। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद करते हैं, 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद करते हैं, है ना। और ए और बी शेष टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। तो बताइए पाइप सी अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। देखिए, आप एक छोटी सी बात बताना, पूरा काम था 6 घंटे का, उसमें से 2 घंटे बीत गए तो बचा कितना। ए बी सी का 4 घंटे का काम बचा था, 6 घंटे का काम था, 2 घंटे गए तो बचे 4 घंटे। एबीसी का 4 घंटे का काम था, वो काम क्योंकि सी चला गया तो ए और बी को वही काम करने में 8 घंटे लग गए। जो काम एबीसी के लिए 4 घंटे का था बचा हुआ, क्योंकि सी चला गया तो ए और बी को करने में 8 घंटे लग गए। तो मुझे बताओ कि ए बी, ऐसे कर लो, ए बी सी को यहां ले लो, ए बी को यहां ले लो, है ना। 8 को यहां ले लो, 4 को यहां ले लो, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 1। और ये क्या है भाई, यही है अपनी क्षमता, यही है अपनी एफिशिएंसी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि एबीसी की क्षमता है 2, है ना, और ये 2 की क्षमता से 6 घंटे तक काम करेंगे।
तो क्या कुल कार्य निकाल सकते हैं? बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कुल कार्य कैसे निकालते हैं। टाइम एंड वर्क भी मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाया है, बेसिक से एकदम। तो पूरा काम 6 घंटे का 2 की क्षमता से, यानी कुल कार्य कितना आएगा? 12 यूनिट्स आएगा। कुल कार्य कितना? 12। अब यही काम अगर मुझे सी से अकेले करवाना है ना, तो देखो अब सी की क्षमता पता करो, तो सी की क्षमता के हिसाब से काम होगा। बिना पेन उठाए बताओ कि एबीसी की क्षमता 2 है, ए और बी की क्षमता 1 है, यानी सी की क्षमता भी 1 है ना। 2 में से 1 गया, 1 एबीसी में से एबी गया तो बचा सी, यानी सी की क्षमता 1 है। तो अगर मैं 12 यूनिट काम सी से 1 की क्षमता से कराऊंगा तो वो अकेला 12 घंटे ले लेगा। ये आंसर है आपका। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, फिर से बता रहा हूं। एबीसी 6 घंटे का काम था, 2 घंटे गए, 4 घंटे बचे। वो काम करने में एबी को 8 घंटे लग गए, क्षमता आ गई 2 और 1। 2 की क्षमता से 6 घंटे काम करेंगे तो कुल कार्य है 12। और एबीसी की क्षमता 2 में से ए और बी की क्षमता 1 गई तो सी की क्षमता बची 1। एक कार्य 12, एक दिन में एक काम तो 12 कार्य 12 दिन में या 12 घंटे में। यह आपका आंसर है। चलिए जी, अगला सवाल। सेम क्वेश्चन मैंने आपको संडे मैराथन में कराया था। अगर आप रेगुलर विद्यार्थी हैं तो आप समझ गए होंगे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे, दूरी का 1/3 भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे, शेष दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में कुल 74 मिनट लगते हैं। कुल दूरी किलोमीटर में क्या है? देखो दूरी सेम है। 1/3 दूरी मतलब अगर कुल दूरी को 3 हिस्सों में बांटे, है ना भाई, मान लो कुल दूरी 3 है तो 3 का 1/3 यानी 1। तो उन्होंने क्या करा है कि दूरी को 3 भागों में बांटा, है ना। 3 बराबर हिस्से करे दूरी के, 1/3 भाग 4 की स्पीड से, बचा 1/3 भाग 5 की स्पीड से, बचा 1/3 भाग 6 की स्पीड से, और कुल लगे 74 मिनट। ये किसमें है? ये मिनट में है। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा? 60 का। हम दूरी बटे चाल का फॉर्मूला लगा रहे हैं। दूरी बटे चाल बराबर समय, तो सबका समय आ जाएगा और कुल समय इतना है। तो एलसीएम कितना ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे 60। 4 से भाग देंगे 15x, 5 से भाग देंगे 12x, 6 से भाग देंगे 10x, बराबर में 74/60, 74/60। ठीक है जी। फिर मुझे बताओ कि 60 से 60 चला जाएगा क्या? 15, 12, 27 और 10, ये आ जाएगा 37x, जो 74 के बराबर होगा। तो यहां पे फाइनली मुझे पता चला कि x की वैल्यू कितनी है? 2 है। x की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो कुल दूरी बताइए, कुल दूरी कितनी है जी? कुल दूरी आपकी 3x है। अगर x की वैल्यू 2 है तो 3x क्या होगा? तो आप कहोगे 3 गुणा 2, यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुछ मिस्टेक है क्या? 37 ही तो आएगा ना। 15 और 12 हो जाएगा 27, 27 और 10 हो जाएगा आपका 37, 37x बराबर 74, x बराबर 2। या तो ऑप्शन गड़बड़ है, कुल दूरी तो 6 ही आनी चाहिए, है ना, और कुछ हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन गलत है इसमें कोई सा, इसको अपन सुधार लेते हैं। अपना ये व्यापम ने एज इट इज दिया होगा, आंसर 6 किलोमीटर आएगा। आंसर ए कर देते हैं फिलहाल अपन। ठीक है भाई, चलो। चोर पुलिस। एक चोर दोपहर में 2:30 बजे कार चुराता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है। पुलिस उसी स्थल से जहां से वो चोरी हुई दोपहर 3 बजे से उसका 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछा करती है। पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी? चोरी हुई 2:30 बजे, पुलिस ने पीछा शुरू किया 3 बजे, मतलब आधा घंटा, आधे घंटे तक चोर भागा। चोर की स्पीड है 60, तो आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर चल चुका है। यानी जब पुलिस को पता चलेगा तब तक चोर उससे 30 किलोमीटर आगे है। और यहां पे सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। तो समान दिशा में चाल हमेशा घटती है। तो हम देखते हैं कि भाई दोनों में कितनी दूरी का अंतर है, और अपॉन रिलेटिव स्पीड, है ना, सापेक्ष चाल, तो दोनों में अंतर है 30 किलोमीटर का। और समान दिशा है, जिधर चोर जाएगा उधर ही पुलिस जाएगी,
और समान दिशा में चाल घटती है, 75 में से 60 घटा दो, 15, यानी 2 घंटे बाद चोर पकड़ में आ जाएगा। लेकिन किसके 2 घंटे बाद, यह भी पता होना चाहिए। पुलिस ने 3 बजे पीछा शुरू किया है, पुलिस को तो 3 बजे पता चला ना, तो 3 बजे के 2 घंटे बाद यानी 5 बजे चोर पकड़ में आ जाएगा। ये आंसर है ना। रिलेटिव स्पीड, टाइम एंड वर्क, समय, दूरी, चाल वाला जो चैप्टर है वो हम यहां पे लगाते हैं। उम्मीद है समझ में आपको मजेदार तरीके से आ रहा होगा और आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा होगा कि सर लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा कि एकदम लाइव चल रहा है, मस्त सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और बिना किसी टेंशन के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक 250 मीटर लंबी रेल एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। देखो, ट्रेन का नियम होता है कि ट्रेन की लंबाई प्लस जिस चीज को पार करे, पुल को बोलते हैं ब्रिज, है ना। ट्रेन की चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे और पार करने में लगा समय हो जाएगा 20। तो ये आ जाएगा 250 प्लस ब्रिज की लेंथ, 18 इंटू 6 90, 18 इंटू 5 90, 18 इंटू 6 108, 6 पंजे 30, 30 और 20 का गुणा करेंगे तो 600। अरे 18 से 6 बार 6 पंजे 30, 30 गुणा 20 600, 600 में से 250 गया तो जो पुलिया है, ब्रिज है, उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 350। ऑप्शन सी। एकदम लड्डू सवाल था ये, ठीक है। और यहां भी सेम फंडा होता है, दूरी बटे चाल बराबर समय। दूरी मतलब यहां पे लंबाई, ट्रेन वाले चैप्टर में दूरी का मतलब लंबाई होता है, ट्रेन भी पढ़ाया है, पढ़ लेना आप। और मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर भी फ्री कर दिया है ऐप पे। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता है तो ऐप पे जाइए, फ्री कोर्सेज में जाइए, सबसे पहला फोल्डर दिखेगा फ्री कोर्सेज, उसमें सबसे ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको मिल जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य पटेल सर वाले फोल्डर में, तो आप देखना। और नहीं तो मैंने कल की क्लास में बताया भी है कि कहां पर है, तो देख लेना, आराम से मिल जाएगा। एक अर्धवृत्ताकार आकार के भूखंड का व्यास 63 मीटर है। अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्त ऐसा होता है क्या? यह अर्धवृत्त हो गया, है ना। व्यास 63 है यानी त्रिज्या होगी 63/2। व्यास 63 है तो परिमाप बताइए। परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। आर कॉमन ले लें तो बचेगा पाई प्लस 2। आर कितनी है, त्रिज्या कितनी है? 63/2, और पाई का मतलब 22/7 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 63/2 गुणा 7 दूनी 14 और 22 जुड़ेगा तो बनेगा 36/2, है ना, सॉरी 36/7। आगे काटा पीटी करें तो 7 से कैंसिल हो गया 9 बार, 2 से कैंसिल हो गया 18 बार, और 18 और 9 का गुणा करने पे 162 162 आ जाएगा। बी आपका आंसर है, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सिंपल फॉर्मूले में रखना था और कुछ नहीं था। आइए अगला सवाल देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम लिया और देखो ये आ गया। पढ़ लेना यार, बहुत आसान चैप्टर है। 4 घंटे का वीडियो मैंने फ्री दिया है, ऐप पर जाना, फ्री कोर्सेज में जाना, फिर से फ्री कोर्सेज में जाना और मेरा नाम का फोल्डर दिख जाएगा आदित्य पटेल, पहला चैप्टर ही आपको ही मिल जाएगा, है ना। ये आपको ऊपर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ऊपर दिखेगा और सब फंडे समझ जाओगे। देखो यहां पे x है, यहां x है, यहां 2y है, यहां 2y है। एक्चुअली इसका रूल होता है a1 प्लस a2, b1 प्लस b2 और c1 प्लस c2। देखो इसको a कहेंगे, दोनों का a बराबर है, दोनों का b बराबर है, लेकिन दोनों का c क्या है? अलग अलग है। a1 और a2, b1 और b2 बराबर है, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। और ऐसे केस में जो रेखाएं बनती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। दो समांतर रेखाओं के केस में ही ये चीज बनती है कि a और b समान होता है लेकिन c की वैल्यू अलग अलग होती है, तभी वो समांतर रेखाएं बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो आंसर आपका डी आएगा, दो समांतर रेखाएं। अगला, ट्राइंगल एबीसी में हम कोई भी एक नॉर्मल ट्राइंगल बना लेते हैं। एक भुजा 16 है, एक भुजा 24 है और एक भुजा 20 है, और आपसे कहा है cos b/2 का मान आपको बताना है। देखो
कॉस बी बाई टू का अपना एक खुद का फॉर्मूला है, जो क्या होता है, एस माइनस बी अपॉन ए इंटू सी, है ना। ये आपको ज्योमेट्री इनमें आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी आप याद रखें, अगर बी बोला है तो ऊपर बी और नीचे ए सी, ए होता तो ए तो नीचे बी सी, मतलब जो ऊपर उसको छोड़ के नीचे आप दोनों चीजें रखेंगे। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, सभी का जोड़ के आधा, तो इन तीनों को जोड़ो, 2 2 4 और 1 5, है ना, और 6 और 4 10, मतलब ये तो पूरा कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 का आधा कितना हो गया, 30 हो गया। तो देखो एस कितना हो गया, 30, 30 में से बी गया, है ना, बी कितना है, ये बी है 24, तो एस हो गया 30, 30 में से 24 गया तो आ गया 6, और बचा ए और सी, ए और सी कितना है, तो ए है 16 गुणा 20, और ये पूरा किस में आएगा, वर्गमूल में, है ना। तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 16 दूनी 32, ठीक, 0 से 0 गया और ये फिर से वर्गमूल में हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे 9 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 16 बार, और 9/16 यानी क्या हो जाएगा, 3/4, सिंपल आपका आंसर है ना। b बाई टू, यहां एस माइनस बी ए इंटू सी, तो b आपका क्या था, b 24 था, एस यानी अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का योग का आधा कितना आ गया, 30, 30 माइनस 24 6, और नीचे 16 और 20, हल करा 9/16, आंसर 3/4, 3 का वर्ग बटे 4 का वर्ग। आइए आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज एबीसी में 3A 4B और 12C है, कोण C बराबर है B और C बताना है। ये एक प्रकार का ना अनुपात समानुपात से मिक्स आ गया ये क्वेश्चन, है ना। अनुपात समानुपात में हम जैसे करते हैं वैसे यहां पे किया जा सकता है। देखो कभी भी अगर आपको बराबर की स्थिति देते हैं तो आपको इसके लिए मेरा अनुपात वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। जब भी ये बराबर होते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होते हैं तो हम संख्या को उल्टा कर देते हैं। अगर 3 है तो इसको 1/3 कर देंगे, 4 है तो 1/4, और 12 है तो 1/12, और यहां लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम लेके इसको सही करेंगे। 3 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 से कैंसिल होगा 3 बार, 12 से कैंसिल होगा 1 बार, तो ये आपके तीनों कोण का अनुपात आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 4 3 7 और 1 8 के बराबर होगा। इन्होंने बोला है बी और सी का अंतर बताओ, तो बी और सी में कितने का अंतर है, बी और सी में 2 का अंतर है ना। 2 से उड़ेगा 4 बार, 180 में 4 का भाग दोगे, आंसर 45 आएगा, है ना। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 को 4 3 7 और 1 8 से भाग दिया। बी और सी का अंतर बताना था, 3 में से 1 गया 2, 2 का गुणा करा, आंसर इज 45, 45 डिग्री इसका आंसर आएगा। अगला 9p2 को हल करना है, सिंपल सा फैक्टोरियल वाला जो अपना फॉर्मूला होता है, p यानी परम्यूटेशन। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। फास्ट। इसका आपको पता होगा NPR, n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना। तो ऊपर रहेगा 9 और नीचे रहेगा 9 में से 2 गया 7। 9 का फैक्टोरियल 9 8 7 से लेकर 1 तक, इसी प्रकार 7 का फैक्टोरियल 1 तक, ठीक है। 7 से पूरा कैंसिल, 9 और 8 हल करने पे मात्र कितना आएगा, 72, 72 ए आपका आंसर है। दो पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है उन संख्याओं के आने की जिनका योग 4 हो, है ना। देखो अगर 2 पासे होंगे तो उनकी कुल कितनी कंडीशंस होती हैं, 36। हम यहां पे यूज करते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकूल बटे कुल। क्या बोलते हैं, अनुकूल बटे कुल। तो कुल कितनी कंडीशंस होती हैं, 36। उनका योग 4 से कम आना चाहिए, तो 2 पासे फेंकोगे तो भाई 1 2 3, 4 से कम आना चाहिए। 2 पासे फेंकने पे तो 1 आ नहीं सकता, 2 पासे का योग 1 हो सकता है क्या,
नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो 2 आ सकता है क्या? हाँ, दोनों पे एक एक आ जाए। 3 आ सकता है क्या? हाँ, एक पे एक आ जाए, दूसरे पे 2, एक पे 2, एक पर एक। तो 4 से कम योग आए तो वो केवल 2, या तो दोनों का योग 2 आ जाए या दोनों का योग 3 आ जाए। तो ऐसी कितनी कंडीशंस बन सकती है? ऐसी 3 कंडीशंस बन सकती है, और इसका मतलब होगा 1/12। ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी 1/12। 2 पासे फेंकने पर मैक्सिमम 36 कंडीशंस और 4 से कम योग आने की मात्र 3 कंडीशंस, आंसर 3/36। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, सेंटीमीटर है। तार से घिरा क्षेत्रफल क्या होगा अगर इसको एक वृत्त बनाए? देखो सुनना, एक तार को अगर वर्ग बना दे, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है यही तार, इसको मैंने मोल्ड कर दिया, मोड़ दिया। क्षेत्रफल 484 है, और 484 किसका वर्ग होता है? 22 का, है ना। यानी एक भुजा 22 है, तो चारों भुजाएं क्या होंगी? चारों भुजाएं होंगी यानी 4 का गुणा 88, है ना। तो चारों भुजाएं अगर 88 है तो इससे मुझे पता चला कि तार की लंबाई भी 88 है, क्योंकि है तो यही तार। इसी तार को आपने घुमा के क्या कर दिया? इसी तार को आपने वर्ग बनाया। तो अगर एक भुजा 22 है तो चारों भुजाएं 88, 88 हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। अब इसी तार को बनाना है एक वृत्त, है ना। तो अभी तो ये तार है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं। जब इस तार को मोड़ोगे तो सर्कल बनेगा, और 88 अगर ऐसा है तो ये अपने आप में 2πr के बराबर होगा। 2 22/7 आर और 88, 22 का दुगना 44, 44 का दुगना हो गया 88, और 7 दूनी 14, यानी आर की वैल्यू कितनी आएगी? 14। और अब आपसे बोला है उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मतलब 22/7, और आर का वर्ग, आर क्या है यहां पे? आर है 14 का वर्ग। तो आप इसको हल करना, आंसर 616 आएगा, है ना। जब भी त्रिज्या 14 होती है तो क्षेत्रफल हमेशा 616 आता है, आप उसको कर सकते हो। तो तार को बनाया वर्ग, चारों भुजाएं हो गई, तो वर्ग आपको हिंट दे गया कि भाई एक भुजा 22 है तो चारों भुजाएं 88। इससे बनाया वृत्त, और क्योंकि ये वाले ये 88 है 2πr, तो r की वैल्यू 14, और क्षेत्रफल निकालोगे 616। बड़ी आसानी से आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर ए से, है ना। एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं इस प्रकार का, एक समांतर चतुर्भुज है, नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस। इसमें पी क्यू 23 है, कितना है? 23। और एस आर, एस आर ये है आपका 3y+12। तो आपसे y की वैल्यू पूछिए। अरे बाप रे, देखो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। अगर ये 23 है तो सामने वाला भी 23 होगा, ठीक है। अच्छा 2 है क्या? 2, ये 2 हो गया। 23 में से 2 गया 21, 21 में 3 का भाग दिया, y की वैल्यू 7 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई, खत्म हो गया, समझे। तो ये अपने आज के 30 सवाल हुए। कुछ 2-3 जरूरी चीजें 2 मिनट सुन लो फिर आप चले जाना। पहली बात तो ये कि मैं पीडीएफ अभी डलवा रहा हूं, तो आप तुरंत द विनर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पे जाओ और ज्वाइन भी करो और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, है ना। दूसरा, नए साल पर 30, 31 और 1 जनवरी को धमाकेदार विनर्स की ऐप पर ऑफर चल रहे हैं। तो कोई भी कोर्स अगर आपके हैं, आप यहां डिटेल में देख सकते हो क्या क्या फीस है। तो अगर कोई भी कोर्स आपको लेना है या किसी को दिलाना है, बैंक, एसएससी, एमपीपीएससी, संविदा शिक्षक, कांस्टेबल, पटवारी, एसआई, ऑल सब्जेक्ट हैं ये सारे, कंप्लीट बैच है विथ नोट्स, वीडियोस, मटेरियल, टेस्ट, सारी सुविधाएं। सीएचएसएल, एमटीएस, साइंस फाउंडेशन, बैंकिंग फाउंडेशन, स्पोकन इंग्लिश, स्पेशल हिंदी इंग्लिश, एमपी एग्जाम्स, आरआरबी ग्रुप डी, मैथ्स फाउंडेशन, एमपी पुलिस टेस्ट सीरीज, सब कुछ है बहुत ही कम शुल्क में। तो आप ये सब ले सकते हैं अगर चाहें तो विनर्स की ऐप से। प्ले स्टोर पे जाओ, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो, पेड कोर्सेज में जाना,
और पेड कोर्सेज में जाने के बाद आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे और किसी भी क्लिक करके यहाँ नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करते ही कोर्स एक्टिवेट हो जाता है और आप उसी समय से जो है पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हो, है ना। तो ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनवा दी है ना। तो ये प्लेलिस्ट पे चले जाना और सारे वीडियोस मेरे मैथ्स के और अदर सब्जेक्ट के सब कुछ सिस्टमेटिक आपको मिल जाएंगे। तो जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। और विनर्स की 4 के बाद 5वीं चैनल एमपीपीएससी की लॉन्च हो चुकी है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें। और आज से इस पे भी लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं, सिलेबस और कई सारी चीजें, इस पे भी 3-3 4-4 घंटे की कक्षाएं लगने वाली एमपीपीएससी की, तो इसको भी जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करके जरूर जाना और मुझे बताना कि सेशन कैसा लगा। कल वापस मिलते हैं, कर फिर आगे हम 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और सफलता टेस्ट सीरीज के जो 3 विनर्स हैं उनके नाम टेलीग्राम चैनल पे डल चुके हैं, आप वहां जाइए और देखिए। तो बस उम्मीद करते हैं सब कुछ मस्त रहा होगा, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आपकी और मजे से पढ़ना है, रिलैक्स रहना है और खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। 31 आज रात के बाद से जो है 2022 शुरू हो जाएगा। तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे विनर्स परिवार की तरफ से। और 2022 में बस यही कामना है कि आप कुछ धमाकेदार काम करें, कुछ ताबड़तोड़ काम करें और वर्दी लेकर रहें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो बस यही आशीर्वाद और दुआएं आपके साथ हैं। और हर थाने में एक अपना बंदा हो, विनर्स का एक स्टूडेंट हो, एसआई हो या कांस्टेबल हो, लेकिन हर थाने में अपना बंदा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।